मेरा आपने बोला है मोबाइल तो सही है हमको 4 सिर्फ जब 15 के Yes. See what we are going to do today. उस दिन आप लोगों ने सैलरी चैप्टर में एक पॉइंट किया था पेंशन, ठीक है। अब ये पेंशन और ग्रेचुटी ये होते हैं कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो हम लोग ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स आज कर रहे हैं। जस्ट 1 मिनट, लेट मी एडजस्ट विद द स्क्रीन तो तुम लोग को दिखाई देगा। सैलरी के अलावा देखो, व्हेन यू आर वर्किंग यू आर गेटिंग सैलरी, ओके। द मंथ यू गेट रिटायर्ड, यू विल बी गेटिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स। सो ये कौन से रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में हमको कैलकुलेशंस करनी है या प्रॉब्लम्स में आता है। उस दिन आप लोगों ने देखा एक आपको पेंशन की पॉइंट आई थी, मंथली पेंशन, ओके। लेकिन मंथली पेंशन करने से पहले यहाँ पे अलग अलग तरीके के रिटायरमेंट बेनिफिट्स हमको मिलते हैं। कौन से मिलते हैं? देखो, सबसे पहले मिलता है ग्रेचुटी, सेक्शन 10. उसके बाद मिलता है पेंशन, सेक्शन 10A, ओके। उसके बाद मिलता है लीव सैलरी। आपने जो छुट्टियां नहीं की होंगी पूरे लाइफ टाइम में, जॉब के लाइफ टाइम में, तो उसका पैसा हमको भर के मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज योर लीव सैलरी, ओके। सो लीव सैलरी, उसका पैसा आपको मिलेगा सेक्शन 10A। अब इन तीनों में से जो ग्रेचुटी है उसका कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करना पड़ेगा। वो कैलकुलेशन हमारे TYBCom सिलेबस में है। जो पेंशन है, पेंशन का कैलकुलेशन इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है वो भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन जो लीव सैलरी है, लीव सैलरी का कैलकुलेशन हमारे TYBCom के सिलेबस में नहीं है, ओके। आई विल बी टेलिंग यू द कंडीशंस, उसके कंडीशंस मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो कंडीशंस आप जस्ट समझने के लिए, याद रखने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स में पूछा उसके लिए यूज करोगे। लेकिन प्रॉब्लम में आपको लीव सैलरी का एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो कैलकुलेशन प्रॉब्लम में दिया रहेगा, ओके। इसका कैलकुलेशन थोड़ा टेक्निकल जाता है। इसके लिए CA एग्जाम्स, जो CA कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके एग्जाम्स में ये लीव सैलरी का कैलकुलेशन आता है। अदरवाइज TYBCom के सिलेबस में, मैं तो बोल रही हूँ आपको, ग्रेचुटी का भी कैलकुलेशन हम सीखेंगे क्योंकि TYBCom के सिलेबस में है, लेकिन वो भी आपको एग्जाम में प्रॉब्लम में दिया रहता है, बिकॉज स्टूडेंट्स डू मिस्टेक्स। और हम यहाँ पे DIT में स्टूडेंट्स का डीप नॉलेज नहीं चेक करते हैं। एक साल में, एक सेमेस्टर में आप TYBCom के DIT इतना कितना सीख लोगे। सो वो लोग जस्ट चेक करते हैं अबाउट योर इंफॉर्मेशन लेवल, कि आपको कितना पता है इन चीजों के बारे में, ठीक है। सो बहुत बार ग्रेचुटी का डिडक्शन बोलो, पेंशन का डिडक्शन बोलो, प्रॉब्लम में ब्रैकेट में ही दिया रहता है। सो ब्रैकेट में दिया हुआ रहेगा तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप उतना माइनस करके बाकी का टैक्स लगाओगे। लेकिन अगर नहीं दिया है तो क्या, कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में है तो हमको करना ही है। सो चलो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं विद द कैलकुलेशन फॉर ग्रेचुटी। ध्यान देना, आज के लेक्चर में ग्रेचुटी हो जाएगा, लेकिन मेरी तरफ से होगा, तुम्हारी तरफ से कितना हो रहा है आप उसको रिवाइज करोगे, ओके। प्लीज अंडरस्टैंड इट एंड रिमेम्बर इट, बिकॉज ये सिर्फ आपके काम के नहीं, आपके घर में कोई रिटायर हो रहा है तो उससे पूछना ग्रेचुटी क्या होती है और तुझे कितना डिडक्शन मिला है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल, ओके। सो सी व्हाट इज दिस ग्रेचुटी। एक्चुअली ग्रेचुटी का मतलब क्या होता है? ग्रेचुटी वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड ग्रेटिट्यूड। आई एम ग्रेटफुल टू यू, प्लीज आई एम एक्सटेंडिंग माई ग्रेटिट्यूड टू यू। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? थैंक यू। सो एक तरीके का ये थैंक यू पेमेंट है कि आपने इतने साल हमारे कंपनी को दिए, हमारे इंस्टीट्यूट को दिए, और आपके रहने से हमारे इंस्टीट्यूट को क्या फायदा हुआ। सो एक थैंक यू रिटायरमेंट बेनिफिट उनको दिया जाता है, ओके। अब ये रिटायरमेंट बेनिफिट ग्रेचुटी के नाम पे, रिटायरमेंट के जो भी पैसे आते हैं, मान लो जब मैं रिटायर होंगी, अगर मैं अपना कैलकुलेशन करूं, जब मैं रिटायर होंगी तो मेरे रिटायरमेंट के टाइम पे कम से कम 5 करोड़ मेरे PF अकाउंट में जमा होंगे। तो क्या पूरा PF के नाम पे मिल जाएगा? आंसर इज नो। उसका जो इंटरेस्ट रहेगा वो मुझे एक पेंशन के नाम पे दिया जाएगा, कुछ अमाउंट PF के नाम पे दिया जाएगा, कुछ परसेंटेज ग्रेचुटी के नाम पे दी जाएगी। ये अलग अलग हेडिंग्स है,
ओके उसमें कुछ एम्प्लॉयर्स का शेयर होता है, सो वो अमाउंट टोटल अप होता जाता है। एक होता है जो मेरे अकाउंट में से, मेरी सैलरी में से एवरी मंथ पीएफ डिडक्ट हो रहा है। ओके देखो पीएफ कितना डिडक्ट होगा, क्या होगा, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। पीएफ क्या है, कैसा होता है, दैट आई विल बी टेलिंग यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज अगेन एन इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके लेकिन इतना समझो कि जो भी हमारी सैलरी में से हमारे रिटायरमेंट के लिए, मतलब कुछ ऐसा अमाउंट है जो आपको अभी खर्चा करने के लिए मिल रहा है जिसको आप सैलरी बोलते हो, और कुछ ऐसा अमाउंट है जो आपको रिटायरमेंट के लिए माइनस करके आपके एक स्पेशल अकाउंट में, जिसको हम प्रोविडेंट फंड अकाउंट बोलते हैं, उसमें जमा किया जाता है। तो वो जो पूरी जमा पूंजी है उसको एट अ टाइम आपको, अब मेरे अकाउंट में मान लो 10 करोड़ जमा हो गए, तो वो लोग मुझे डायरेक्टली 10 करोड़ नहीं देंगे, वो मुझे उसको क्राइटेरियाज में डिवाइड करके देंगे। ओके नाम में डिवाइड करके देंगे। तो वो नाम कौन से आते हैं, दैट इज योर ग्रेचुटी, योर पेंशन, योर लीव सैलरी, योर प्रोविडेंट फंड, इनके नाम पे अमाउंट वो डिपॉजिटेड मुझे बाइफरकेट करके दिया जाता है। सो नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रेचुटी। ओके ग्रेचुटी सेक्शन 1010। कोमल आपका वीडियो बंद करो, बिकॉज ये रिकॉर्डिंग फिर बाद में सबके पास जाएगी और बहुत बार हम लोग यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, सो दैट डजंट सीम राइट। ओके सो ग्रेचुटी सेक्शन 1010। अब देखो सेक्शन 10 याद नहीं आए भूल जाओ, सेक्शन 10 लिख दिया हो गया। रिटायरमेंट बेनिफिट्स आर अंडर सेक्शन 10। ओके रिटायरमेंट बेनिफिट्स आर अंडर सेक्शन 10, इतना याद रखो। सो चलो ग्रेचुटी, अब ग्रेचुटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रेचुटी के लिए हम लोग एम्प्लॉइज को डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में। एक है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ध्यान देना अब यहाँ से कंफ्यूजन चालू होगा, ये आपको रट्टा मारनी पड़ेंगी चीजें। एक है आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और एक है आपके नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मीन्स वर्किंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, आपका रेलवेज है, इनकम टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, ओके देन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये सब आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आते हैं। तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम में दिया रहेगा मिस्टर एक्स वर्किंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके सो वहां पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑल अदर एक्सेप्ट गवर्नमेंट। सो जो भी ग्रेचुटी रिटायरमेंट के टाइम पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलती है उसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, दैट इज एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट और यू कैन से टैक्स फ्री। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या है, टैक्स फ्री फॉर ऑल। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जो भी ग्रेचुटी मिलती है एग्जेम्प्ट है। क्यों एग्जेम्प्ट है, सिंपल सी बात है, मैं रिटायर हुई, मेरे हाथ में आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, मैं एडेड कॉलेज की टीचर हूँ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। मेरे रिटायरमेंट के टाइम पे मुझे 5 करोड़ मान लो ग्रेचुटी दी गई, गवर्नमेंट ने 5 करोड़ दिया, मैं खुश हो रही थी चेक देख के, और इमीडिएटली वहां पे मुझे बोला गया खुश मत हो, 35% टैक्स भरो। ओके 35%, 5 करोड़ का 35% इट गोज अराउंड 2 लाख रुपए के अराउंड जाता है। अब 2 लाख रुपया तुम टैक्स, 2 करोड़ रुपए सॉरी 2 करोड़ रुपए टैक्स जाता है। मैं बोलूंगी 5 करोड़ दिया, 2 करोड़ लिया, उससे अच्छा 3 करोड़ दे देते, तमाशा करने की जरूरत क्या थी। एक जेब में डाला, दूसरी जेब से निकाल दिया, व्हाट इज द यूज। सो इसके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ग्रेचुटी वैसे भी ज्यादा नहीं मिलती है। जो प्राइवेट कंपनीज देती हैं, आजकल तो आप जॉब्स में देखते हो प्राइवेट कंपनीज जितनी सैलरीज देती है, गवर्नमेंट वो उतनी सैलरी भी नहीं देती है। हाँ इतना है कि योर सैलरी इज स्टेबल, योर सैलरी इज कंफर्म्ड व्हेन यू आर इन गवर्नमेंट। ओके अदरवाइज एक जो क्या बोलते हैं ना, डिमांडिंग पीपल है, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको भी आगे जाके बैंक में मान लो ऑफर आता है, दैट बैंक में आपको जॉब मिल रही है, आप गवर्नमेंट बैंक में जॉब करना चाहते हो या नॉन गवर्नमेंट में प्राइवेट बैंक में जॉब करना चाहते हो, यू विल बी रेडी टू वर्क इन नॉन गवर्नमेंट, आई एम 100% श्योर। प्राइवेट बैंक्स विल पे यू मोर रादर देन गवर्नमेंट। सो वो एक फर्क हमेशा रहता ही है। तो ग्रेचुटी वैसे भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ज्यादा नहीं मिलती है, तो फिर उसमें से भी टैक्स कट हुआ, तो ये इनजस्टिस है। ओके सो इट इज एग्जेम्प्ट और टैक्स फ्री फॉर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए क्या, अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए अगेन देयर आर 2 कैटेगरीज, जस्ट 1 मिनट। यस नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए अगेन देयर आर 2 कैटेगरीज। अब ये कौन सी 2 कैटेगरीज है, ध्यान देना। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ए कवर्ड अंडर होगा, ध्यान देना बिल्कुल। ये चीजें एक्चुअली सीए लेवल पे ये बहुत ज्यादा डीप में है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा भी आप सीखोगे, मे भी ध्यान नहीं रहेगा ना, तो ये चीजें आपको बहुत डिफिकल्ट लगेंगी फिर। एंड नॉट कवर्ड
अंडर पोगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी आपको चेक करना पड़ता है वेदर दे आर कवर्ड इन पोगा और दे आर नॉट कवर्ड इन पोगा। अब ये पोगा क्या चीज है? पोगा इज अ एक्ट, ओके, जस्ट सी, पोगा इज पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। आपको मालूम है प्राइवेट कंपनीज में यूनियन होती है, तो यूनियन ने ये एक्ट पास करवा के लिया कि हमको भी ग्रेचुटी मिलनी चाहिए। देखो जब तक आप फिट एंड फाइन हो, सैलरी मिल रही है, सैलरी तो घर में खत्म होती है, 100 रुपया मिलेगी तो भी खत्म हो जाएगी, 10,000 मिलेगी तो भी खत्म हो जाएगी। चलो आज का दिन हम लोग बहुत अच्छे से जिएंगे, अगर अच्छी सैलरी है तो यू हैव फ्लैट, कार, ऑल एसीज एंड एवरीथिंग। लेकिन व्हाट अबाउट योर रिटायरमेंट? पोस्ट रिटायरमेंट कौन ध्यान देगा आपको? सो वो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए यूनियन ने ये पोगा एक्ट पास करवाया था 1972 में। उन्होंने फैक्ट्रीज के ऊपर कंपल्शन किया था कि कैसे भी कुछ थोड़ा अमाउंट कट करके रखो एम्प्लॉइज का और उनको फिर वो उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स करके दो। सो कवर्ड अंडर पोगा, नॉट कवर्ड अंडर पोगा। आप भी जब जॉब के लिए जाओगे ना टीवाई के बाद, प्लीज चेक करना कि वेदर योर कंपनी इज कवर्ड अंडर पोगा और नॉट कवर्ड अंडर पोगा। अगर कवर्ड अंडर पोगा है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ठीक है, कुछ एक्ट के बेनिफिट्स मिल जाते हैं, इस कायदे कानून के बेनिफिट्स मिल जाते हैं, और नॉट कवर्ड अंडर पोगा है तो फिर वो बेनिफिट्स हमको नहीं मिलते हैं। सो व्हाट इज द डिडक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? अगर मेरी कंपनी कवर्ड अंडर पोगा है तो मेरा ग्रेचुटी डिडक्शन क्या रहेगा? देखो, नंबर 1 रुपीज 20, 1 2 3 4 5 6 20 lakhs या फिर 15 days salary for each completed, नेक्स्ट टाइम पे लेके जाती हूँ मैं, ईयर ऑफ सर्विस, एंड थर्ड एक्चुअल अमाउंट रिसीव। ठीक है, इन तीनों में से विच एवर इज लेस, जो भी अमाउंट कम रहेगा उतना हमको एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लो मुझे 5 करोड़ मिले हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल अपना दे ही रही हूँ, 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, उस 5 करोड़ में से मुझे डिडक्शन कितना मिलेगा? आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरे लिए पूरा डिडक्शन है। मान लो मैं रिलायंस कंपनी में जॉब कर रही हूँ और मुझे रिलायंस से 5 करोड़ मिल रहे हैं रिटायरमेंट के टाइम पे, 60 ईयर्स की एज हो गई, रिटायर हो गई, उन्होंने 5 करोड़ रुपए मुझे रिटायरमेंट बेनिफिट ग्रेचुटी के नाम पे दिया, तो व्हाट वुड बी द डिडक्शन? द डिडक्शन विल बी 20 lakhs, 15 days salary for each completed year of service, या फिर actual amount received whichever is less. Okay, और नॉट कवर्ड अंडर पोगा, अगर ऐसी कंपनी रही जिसका पोगा से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि जो न्यू कंपनीज है, न्यू कंपनीज आर नॉट स्टेब्लिश्ड अंडर पोगा, क्योंकि वो लोग यूनियन में बिलीव ही नहीं करते हैं। आप आज की कंपनीज देखो, ये जो बैकएंड कॉल सेंटर्स वगैरह जो भी बने हुए हैं, दे आर नॉट आउटसोर्सिंग कंपनीज, दे आर नॉट कवर्ड अंडर पोगा, उनका कोई लेना देना नहीं है एक्ट से। वो लोग जब चाहिए, एम्प्लॉय काम कर रहा है ठीक है, नहीं कर रहा है निकाल दो, कोई रिटायरमेंट तक किसी को रखना ही नहीं है, उनकी तो पॉलिसीज ही अलग है। इवन इफ यू नो अबाउट विप्रो, अभी रिसेंटली विप्रो कंपनी ने बहुत सारे लोगों को निकाल दिया, बहुत सारे लोगों को, लॉकडाउन के लिए नहीं, उससे पहले ही बहुत सारे लोगों को निकाल दिया, क्योंकि उनको अपना ये करना था, फाइनेंस क्रंच चल रहा था एंड दे वांटेड टू एडजस्ट विद द कॉस्ट। सो बहुत सारे लोगों को उन्होंने निकाल दिया। तो वहां पे अगर पोगा होता तो वो निकालना पॉसिबल नहीं था, यूनियन वुड हैव स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट विद दैट एक्ट। अब वहां पे यूनियन है ही नहीं, सो वहां पे ऐसे जॉब्स, ऐसी कंपनी के जॉब्स, जब तक आप परफॉर्म कर रहे हो तब तक कंपनी रख के बैठी है, परफॉर्मेंस नहीं रहेगा कंपनी निकाल देगी। सो पोगा एक्ट आजकल की कंपनीज नहीं अडॉप्ट करती हैं। ओके, अगर मेरी कंपनी पोगा एक्ट नहीं अडॉप्ट कर रही है तो व्हाट वुड बी माय डिडक्शन फॉर सैलरी, फॉर ग्रेचुटी? ग्रेचुटी मुझे वहां भी मिलेगी रिटायरमेंट के टाइम पे, सो वहां पे मुझे कितना डिडक्शन मिलेगा? ₹20 lakhs। आप बोलोगे तो सेम पॉइंट है, बिल्कुल सेम है, 1 2 3 4 5 6। ओके, सेकेंड, हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच completed year of service, this is what is different, and third is, just 1 minute, इसको मैं नीचे कर लेती हूँ तो तुम को दिखाई देगा।
थर्ड पॉइंट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव। तो ये है हमारा डिडक्शन दोनों कैटेगरीज में। अगर कवर्ड अंडर पोगा है तो हमारा डिडक्शन क्या है, नॉट कवर्ड अंडर पोगा है तो हमारा डिडक्शन क्या है। यस, सो कवर्ड अंडर पोगा है तो हमारा डिडक्शन 20 लाख रुपए, 15 दिन का सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड व्हिचएवर इज लेस। नॉट कवर्ड अंडर पोगा है तो 20 लाख रुपए, हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड व्हिचएवर इज लेस। व्हिचएवर इज लेस सेम आएगा। अब तुम लोग को लगेगा कि ये यार दोनों चीजें देखने में तो सेम है, लेकिन दोनों चीजें देखने में सेम नहीं है। दिखने में सेम है पर एक्चुअली सेम नहीं है। कैसे सेम नहीं है देखो, मान लो मैं रिलायंस का एग्जांपल दे रही हूँ। एक कैटेगरी हम मानते हैं रिलायंस की मेन कंपनी विच इज कवर्ड अंडर पोगा, और एक कैटेगरी मान लो मेरे साथ में नीतू मैडम है। नीतू मैडम इज आल्सो रिटायरिंग, शी इज रिटायरिंग फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ रिलायंस विच इज नॉट कवर्ड अंडर पोगा। ओके, सो दो एग्जांपल्स मैंने आपको दिया। एक है एस वर्किंग अंडर पोगा, ऐसी कंपनी जो पोगा में काम कर रही है या पोगा में रजिस्टर्ड है, और दूसरा है एन विच इज नॉट कवर्ड अंडर पोगा, नो पोगा। ओके, ऐसे दो एम्प्लॉइज का मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। दोनों ने 30-30 साल काम किया, मैंने भी 30 साल कंप्लीट किया, नहीं तुम इसने भी 30 साल कंप्लीट किया। अब जब हम लोग ग्रेचुटी कैलकुलेट करने जाएंगे, दोनों को मान लो 5 करोड़ का, 5 करोड़ बहुत ज्यादा हो जाता है। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ 50 लाख रुपए, 1 2 3 4 5 6, इसका भी 50 लाख एंड देन इसका भी 50 लाख। ठीक है, दोनों को ग्रेचुटी मिली है 50-50 लाख रुपए। सो आप लोग कैलकुलेट कैसे करने जाओगे, और दोनों की मंथली सैलरी थी 2,60,000, मेरी भी और मैडम की भी 2,60,000। अब जब हम लोग ग्रेचुटी का डिडक्शन कैलकुलेट करेंगे, देखो डिडक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। मुझे मिला है 50 लाख, गवर्नमेंट बोलती है टैक्स भर, मैं उनको बोलूंगी रुको 50 लाख के ऊपर मुझे टैक्स नहीं भरनी है, मुझे मिल रहा है डिडक्शन। ओके, डिडक्शन कौन सा डिडक्शन, अंडर सेक्शन 1010, ग्रेचुटी डिडक्शन अंडर सेक्शन 1010। कैसे कैलकुलेट करोगे देखो, इन केस ऑफ सविता, क्योंकि सविता इज कवर्ड इन पोगा, व्हाट विल बी योर डिडक्शन, डिडक्शन विल बी नंबर 1 20 लाख रुपया, 20 lakhs, नंबर 2 15 days सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। जब हम लोग 15 days सैलरी बोलते हैं ना, तो हम लोग 15 कैसे कैलकुलेट करते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 26। क्यों 15 डिवाइडेड बाय 26? बिकॉज आपको मालूम है 26 वर्किंग डेज हैं। जब आप डेज बोलते हो, वर्किंग कैपिटल में तुम लोगों ने किया है ना, जब हम लोग ईयरली कैलकुलेशन करते हैं, डेज दिया है तो 365 से डिवाइड करते हो, मंथ दिया है तो 12 से डिवाइड करते हो। वैसे ही यहाँ पे अगर डेज बोला, डेज मतलब 26 डेज, 26 डेज में से 15 डेज। ओके, 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कितने सर्विस के दिन मेरे कंप्लीट हुए हैं, 30, और मेरी सैलरी कितनी थी मंथली, 2,60,000। तो ये हो जाएगा मेरा कैलकुलेशन, 15/26 इंटू 2,60,000 इंटू 30। ओके, अमाउंट अगर हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे, लेट मी कैलकुलेट इट इन माय मोबाइल। फटाफट कैलकुलेट करते हैं हम लोग, आप लोग टाइम मत वेस्ट करना, जस्ट एग्जाम्पल है क्योंकि। सो व्हाट कम्स इज 15 divided by 26 multiply by 2,60,000 multiply by 30, it comes to 445, 1 2 3 4 5 45 lakhs। ज्यादा हो गया 45 lakhs। ठीक है, कुछ कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया। 15 into 2,60,000 divided by 26 into 30, yes 1 2 3 4 5 45 lakhs। और थर्ड विल बी योर एक्चुअल अमाउंट रिसीट। एक्चुअल अमाउंट रिसीट आपको एक्चुअली मिला है 50 लाख रुपए। सो विचएवर इज लेस, मेरे केस में कितना लेस होगा, या तो 20 लाख रुपए, ठीक है, या तो 45 lakhs, या तो 50 लाख। विचएवर इज लेस, लेस विल बी 20 lakhs। 20 lakhs विल बी माय डिडक्शन, और बाकी मुझे 50 में से 20 लाख डिडक्शन होके बाकी मुझे टैक्स भरना पड़ेगा कितना, 30 लाख के ऊपर।
50 में से 20 lakhs माइनस होके आई विल हैव टू पे टैक्स ऑन 30 lakhs. ठीक है. अब उस नीतू मिस के केस में क्या होगा, नॉट कवर्ड इन पोगा में क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन कैसे होगा, लेट अस सी दैट कैलकुलेशन. नंबर 1 विल बी सेम 20 lakhs. नंबर 2 विल बी हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. हाफ मंथ बोला, हाफ मंथ मतलब 1/2. ओके, 1 divided by 2 into completed year is 30 into per month salary है हमारी 2,60,000 रुपए. ओके, हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. ये अमाउंट कितना होता है, देखो 2,60,000 divided by 2 into 30, 39 lakhs. So that will come to 39 lakhs. मतलब इस केस में इसको डिडक्शन कम मिल रहा है 39 lakhs. और उसके बाद थर्ड इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 50 लाख whichever is less. So whichever is less, यहाँ पे भी whichever is less तो ठीक है, सेम आया 20 lakhs. लेकिन आप देखो कैलकुलेशन में फर्क कैसे हो गया. मतलब इनके लिए भी 50 में से 20 लाख रुपया छोड़ के बाकी 30 लाख के ऊपर शी विल हैव टू पे टैक्स. ओके, आप बोलोगे फर्क क्या हुआ, फर्क यहाँ पे अमाउंट में हुआ. मुझे डिडक्शन मिल सकता था 45 lakhs का और नीतू में इसको डिडक्शन मिल रहा है 39 lakhs का. व्हाट वाज द रीजन? द रीजन वाज ओनली कवरेज अंडर पोगा, पोगा का कवरेज. बिकॉज आई एम कवर्ड इन पोगा, मुझे कैलकुलेशन होकर मिल रहा है 15 days सैलरी, 15 days सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. और नॉट कवर्ड अंडर पोगा में हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस. कैसा डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया. जब हम 15/26 करते हैं और जब हम 1/2 करते हैं, दोनों का आंसर अलग अलग आता है. ओके, सो ये है आपका डिडक्शन फॉर ग्रेचुटी. ओके, एक और पॉइंट है यहाँ पे, एक और पॉइंट है यहाँ पे. कौन सा? देखो तुम लोगों ने यहाँ पे लिखा ना कवर्ड अंडर पोगा 15 days सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. वहां पे एक पॉइंट याद रखना, एक पॉइंट ऐड कर देना, ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ. यहाँ पे ऐड कर देना 15 days सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ. मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करती हूँ ताकि जिन्होंने ध्यान नहीं गया होगा वो लोग ध्यान देंगे. ओके, सो एक मिनट, इसमें हम लोग नहीं लिखते हैं नॉट कवर्ड अंडर पोगा में, हम ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. लेकिन वहां पे हम लोग लिखते हैं 15 days सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ. नाउ व्हाट इज दिस पार्ट देयर ऑफ? प्लीज अंडरस्टैंड, पार्ट देयर ऑफ आप किसको बोलोगे? पार्ट देयर ऑफ मतलब जरूरी नहीं है ना मैं ईयर कंप्लीट करते. देखो मेरा ईयर ऑफ रिटायरमेंट, अगर मैं अपना ईयर ऑफ रिटायरमेंट बताऊं, मेरा अपॉइंटमेंट है जुलाई से, मतलब मेरा साल खत्म होता है जून पे, लेकिन मेरा बर्थ डेट आता है अक्टूबर में. मतलब जब मैं रिटायर करूंगी 31 अक्टूबर को रिटायर करूंगी, मेरा साल चालू होगा. से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना ही आपको एग्जाम्पल बताऊं, मेरा रिटायरमेंट है 31 अक्टूबर 2032. ठीक है, 2032 में मैं रिटायर होने वाली हूँ अक्टूबर में. लेकिन उस साल किस्सा क्या रहेगा? देखो मेरा अपॉइंटमेंट है जुलाई का, मतलब ये रहेगा कि 1 जुलाई 2032 मेरा नया साल चालू होगा. नया साल चालू होता है तो क्या होता है, आपको इंक्रीमेंट मिलता है. साल चालू हुआ तो इंक्रीमेंट, देन नंबर ऑफ इयर्स काउंटिंग बढ़ते हैं. ओके, मैं बोलती हूँ कि मेरे 17 इयर्स कंप्लीट हो गए. हम लोग इयर्स कंप्लीट कैसे बोलते हैं? अपॉइंटमेंट डेट पे, और रिटायरमेंट डेट आपकी बर्थ डेट के हिसाब से आती है. सो यहाँ पे जब मैं रिटायर करूंगी, आई मे रिटायर, कैलकुलेशन में नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक जनरल पॉइंट बता रही हूँ. आई मे रिटायर आफ्टर 30 इयर्स सर्विस प्लस जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 महीना और 30 इयर्स पूरे कंप्लीटेड, 30 इयर्स और 4 महीने. ओके सॉरी, प्लस 4 महीने. अब ये 4 महीने जब हम लोग बोलते हैं पार्ट देयर ऑफ, अगर ये 6 महीने से ज्यादा होगा, 6 महीने से ज्यादा होगा तो हम यहाँ पे ले लेंगे 31. आपको मालूम है 0.5 के बाद हम लोग एक नंबर बढ़ा देते हैं. सो ये जब एक नंबर बढ़ा देते हैं, ये आपको कहाँ पे काम आएगा? देखो यहाँ पे आपने कैलकुलेशन के टाइम पे इंटू 30 किया था ना, सिमिलरली इसमें किया था 15/26 इंटू 30. यहाँ पे आप 30 की जगह 31 लोगे अगर 6 महीने से ज्यादा हो गए तो. सो दिस इज कॉल्ड एज पार्ट देयर ऑफ.
लेकिन ये पार्ट देयर ऑफ किस में आता है? सिर्फ पोगा में। नॉट कवर्ड अंडर पोगा में ये पार्ट हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। टोटल कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस आप लेते हो। ओके, मुझे मालूम है दिमाग घूम रहा होगा सब ये बातें सुन सुन के। एक शॉर्ट फाइनल आपको मैं एक रामबाण बोलूं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम में आपको दिया रहेगा ग्रेचुइटी रिसीव्ड 5 करोड़, ब्रैकेट में लिखा रहेगा एग्जेम्प्ट 2.5। सो जो भी एग्जेम्प्ट रहेगा वो आप माइनस कर दोगे डायरेक्टली। मतलब आपको एक्चुअली कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कैलकुलेशन आपके सिलेबस में है। सो आप ये कैलकुलेशन को याद रखोगे, ये डिडक्शन को याद रखोगे, बिकॉज दे मे आस्क यू क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स, एक्सप्लेन द डिडक्शन अंडर ग्रेचुइटी। 5 मार्क के लिए सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। 15 डेज सैलरी या हाफ मंथ सैलरी कहाँ पे अप्लाई होता है, पोगा में कि नॉट पोगा में। सो वहां पे तुम लोग को उसका आंसर करना पड़ेगा। अदरवाइज एक्चुअली स्पीकिंग ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कैलकुलेशंस तुमको नहीं करनी है, ये सीए लेवल के एग्जाम में कैलकुलेशंस करनी पड़ती है आईपीसीसी में। उनको तो बाकायदा एक एक मंथ कैलकुलेट करना पड़ता है पार्ट देयर ऑफ के लिए। सो दैट इज इम्पोर्टेंट, बट स्टिल तुम्हारे लिए इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस उतना याद रखो 20 लाख। अब एक और बात, अगर आपके हाथ में पुराना बुक है, या मान लो कल आप लाइब्रेरीज चालू होती हैं, जैसे कॉलेज चालू होने वाला है, मोस्टली बोल रहे हैं नेक्स्ट मंथ से टीचिंग नहीं स्टार्ट होगा, लेकिन एटलीस्ट कॉन्टैक्ट्स में स्टार्ट धीरे धीरे करके। अब देखो धीरे धीरे करके कॉन्टैक्ट स्टार्ट हुआ। मान लो आप लाइब्रेरी में गए, ओके, लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी से आपने पुराना बुक उठाया। उस पुराने बुक में जब आप देखोगे आपको डिडक्शन 20 लाख रुपए नहीं दिखेगा, उसमें डिडक्शन आपको दिखेगा 10 लाख रुपीज। क्यों? क्योंकि पहले 10 लाख रुपीज का डिडक्शन मिलता था, उसके बाद हो गया 20 लाख का डिडक्शन। सो कंफ्यूज नहीं होना, 20 लाख का डिडक्शन है ग्रेचुइटी का फॉर योर करंट प्रीवियस ईयर। ओके, पहले 10 लाख की भी वैल्यू थी, इसके लिए 10 लाख रुपए डिडक्शन दिया जाता था। अब तो 20 लाख की भी वैल्यू नहीं है एक्चुअली, बट स्टिल इट इज फिक्स्ड एट 20 लाख रुपीज। सो 20 लाख अभी तक रिवाइज नहीं हुआ है, ये लास्ट ईयर से 20 लाख चलता आ रहा है। लास्ट ईयर भी 20 लाख था, इस साल भी 20 लाख है। देयर इज नो रिविजन एज सच, सो उस 20 लाख को आपको 20 लाख ही कंसिडर करना है। कंफ्यूज नहीं होना, नंबर्स फिगर्स आपको चेंज्ड मिलेंगे लास्ट ईयर के बुक्स में। ओके, कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो आज हम लोगों ने ग्रेचुइटी का डिडक्शन कंप्लीट किया। इसको जरा रिवाइज करना। ओवरऑल मैं एक फटाफट आपको बता देती हूँ। देयर आर, मुझे टाइमर दिखा रहा है 8 मिनट्स का, छोड़ो, चलो पॉइंट पे आते हैं। ग्रेचुइटी डिडक्शन अंडर सेक्शन 1010। फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेचुइटी, एम्प्लॉइज आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट। For government employees, gratuity is totally tax free. 50 लाख मिला तो 50 लाख, 5 करोड़ मिला तो 5 करोड़, tax free, no tax. Okay. And for non-government employees, again it is divided into 2 categories: covered under POGA, not covered under POGA. Covered under POGA के लिए deductions are 20 lakhs, 15 days salary for each completed year of service or part thereof, actual amount received. और नॉट कवर्ड अंडर पोगा के लिए 20 lakhs, हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड व्हिचएवर इज लेस। सो देखने में हमको ऐसा लगता है 15 डेज और हाफ मंथ सेम है, लेकिन सेम नहीं है। जब आप 15 डेज कैलकुलेट करोगे, मतलब 15/26 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई बाय मंथली सैलरी। और जब आप हाफ मंथ सैलरी कैलकुलेट करोगे तो 1/2 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स इंटू मंथली सैलरी calculate karoge. So this is the difference how the gratuity deduction is calculated under section 1010. I hope it is very clear. अब अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लो, raise your hand or put it in the chat, no problem. Yes, Afroz, just 1 minute. हाँ अफरोज बोलो, अनम्यूट करो। मैम, वो कवर अंडर होगा में 15 डिवाइडेड बाय 26 फिक्स है क्या? 15 डिवाइडेड बाय 26 फिक्स है, क्योंकि वर्किंग डेज आप बोलते हो 26 वर्किंग डेज, 4 संडेज छोड़ के। ओके, समझा। यस, और कोई? एनीबडी एल्स, एनी अदर डाउट? प्लीज रेज योर हैंड और प्लीज आदत डालो डाउट्स पूछने की। डाउट पूछा मतलब समझ में आया, डाउट नहीं पूछा तो मैं ये सोच लेती हूँ आपने पूरा समझा। उल्टा भी हो सकता है, कुछ नहीं समझा इसलिए कोई डाउट ही नहीं है। कोमल, यस, जस्ट 1 मिनट।
यस कोमल, अनम्यूट करो। मैम बोलो। वो पार्ट देयर ऑफ का एक बार एक्सप्लेन करो ना। हाँ, पार्ट देयर ऑफ किसको बोलते हो आप? पार्ट देयर ऑफ मतलब अगर मैंने 6 महीने से ज्यादा जॉब किया तो वो मेरा 1 साल एक्स्ट्रा कंसिडर किया जाएगा। ओके, जब आप देखो नंबर्स कैलकुलेट करते हैं 24.5 आया तो आप लोग लेते हो 25। सिमिलरली अगर मैं 30 इयर्स जॉब करके 6 महीना एक्स्ट्रा जॉब करती हूँ तो वो 31 इयर्स माना जाएगा। मतलब जब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेती हूँ ना तो वो 1 साल एक्स्ट्रा माना जाएगा। कौन से केस में? पोगा के केस में, नॉट कवर्ड अंडर पोगा के केस में नहीं। यस, फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला तो फिक्स्ड है। फॉर्मूला इज 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो आप कैसे लेते हो? 15/26 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस। से 30 इयर्स कंप्लीट किया, 31 इयर्स कंप्लीट किया, दैट विल बी योर नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई बाय मंथली सैलरी, जो भी आपकी मंथली सैलरी हुई। ओके, 15 डेज सैलरी या फिर हाफ मंथ सैलरी, यही फॉर्मूला है। हाफ मंथ लेना है तो 1/2, 15 डेज लेना है तो 15/26। यस, और चलो प्रॉब्लम करोगे तो एटलीस्ट तुमको और ज्यादा समझ में आएगा, तो वो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, टाइम खत्म हो रहा है। अगर तुम लोगों को कुछ भी डाउट है भले आप मैसेज पे डालो, डायरेक्ट मैसेज डालो, नो प्रॉब्लम, विल बी क्लियरिंग विद दैट डाउट, कोई टेंशन नहीं है उसका। मैम मंथली सैलरी दिया होता है ना? यस, मंथली सैलरी तो प्रॉब्लम में आपको दिया ही रहेगा ना, तभी तो आप इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करोगे। सैलरी मंथली दिया रहेगा, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस दिया रहेगा, आपको वो सिर्फ काउंट करके लेना है। एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू इन द प्रॉब्लम, खाली डिडक्शन आपको याद होना चाहिए। मैम लास्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग सेंड करो ना। ओके, यस, वो मैं भेजती हूँ। ठीक है, चलो, सो वी स्टॉप शेयरिंग हियर। ऑल द बेस्ट। मैडम का लेक्चर है आपका वापस। चलो, टेक केयर, वील मीट अगेन विद द नेक्स्ट डिडक्शन। नेक्स्ट डिडक्शन जो हम लोग करेंगे दैट विल बी फॉर पेंशन। ओके, और जरा लेक्चर्स के लिए बैठो ना तो बिल्कुल क्या बोलते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठो। ओके, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठो सो दैट यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, क्योंकि ये चीजें एक बार समझ में आएंगी फिर दिमाग में फिक्स हो जाएंगी। सो चलो, टेक केयर।